मोदी सरकार जाति जनगणना करा। अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। तो वही ना बीमारी जो हम लोगों में है, जो गरीबी, उसका सच्चाई पता कराने का एक्सरे मशीन है जातीय जनगणना। दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम जातिगत जनगणना पर प्रोफेसर प्रदीप माथुर और प्रोफेसर संजय मंगल गोपाल, जिनको हम लोग डॉक्टर संजय मांगो के नाम से पुकारते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मेरे पहले प्रश्न के पीछे थोड़ा सा एक परिप्रेक्ष्य है, बैकग्राउंड है। तो 1990 में आडवाणी जी ने मंडल के बाद सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। 2010 में गोपीनाथ मुंडे ने इस जातिगत जनगणना का समर्थन किया। 2015 में मोहन भागवत ने आरक्षण पर पुनर्विचार की बात की। 2018 में राजनाथ सिंह ने कहा कि 2021 में हम जब जनगणना कराएंगे तो उसमें जातिगत वो होगा। 2021 में जो हमारे गृह राज्य मंत्री थे नित्यानंद राय, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अब जो जनगणना कराने जा रहे हैं उसमें इसका आदेश नहीं दिया है कि जातिगत मालूमात हासिल की जाए। 2023 में मोदी जी ने जब बिहार के आंकड़े आए तो इसको पाप कहा। 2023 में ही शाह ने इसका समर्थन किया। 2023 में आगे चलकर जो भाजपा के एक बहुत बड़े विचारक हैं श्रीधर गाडगे, उन्होंने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं है, इसका नुकसान है, इससे असमानता बढ़ेगी। राम माधव ने कहा कि इससे जो है वो समाज में अशांति आएगी। उसके बाद फिर सुनील अम्बेडकर ने कहा कि आरएसएस इसका समर्थन करता है और 2025 में सरकार ने ये फैसला कर लिया। ये सारी डिटेल मैंने इसलिए बताई कि मैं डॉक्टर संजय से ये जानना चाहता हूँ कि ये जो फ्लिप फ्लॉप होता रहा 1990 से लेके 2025 तक, इसका क्या कारण है? सलीम भाई, ये जो संसार है, पृथ्वी है, यहाँ पर परिवर्तन ये नियम है। इसलिए अगर कोई राजनीतिक दल, कोई संगठन अपनी भूमिका बदलती है तो उसमें कोई आश्चर्य की जरूरत नहीं है। आप कितने भी बड़े महान समाज सुधारक देखिए, क्रांतिकारी नेता देखिए, राजनीतिक दल, संगठन देखिए, व्यक्ति देखिए, कईयों ने इस तरह से अपने भूमिकाओं में परिवर्तन लाया है। बीजेपी और आरएसएस का प्रॉब्लम ये है कि ये जो परिवर्तन लाते हैं उसमें असलियत कितनी है, ईमानदारी कितनी है, स्ट्रेटेजी कितनी है, और जिसको हम मराठी में लबाड़ी कहते हैं, झूठापन कितना है, ये समझना जरूरी होता है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी होता है। पूरी आरएसएस की अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो पूरी झूठ के ऊपर है, पूरी झूठ के ऊपर है। मैं तो मानता हूं कि ये हिंदुत्व की लाइन उनकी, वो अपने आप में जानते हैं कि वो झूठ कह रहे हैं। वो लाइन है उनकी ब्राह्मण्यत्व की, लेकिन वो बोल नहीं सकते, तो वो हिंदू हिंदू करके लोगों को गुमराह करने की। तो ये पूरे झूठ के ऊपर बसे हुए लोग हैं और मौका मिलने पर कुछ भी करने के लिए तैयार है ये लोग। वो कहते हैं ना, जो बंदर की माँ पानी में डूबती देखोगी तो वो बेटे को भी डुबा देगी, उस तरह के ये लोग हैं। अपने पराये किसी को भी कुछ भी करने के लिए तैयार ऐसे ही लोग हैं। इसलिए आपने जो पूरा हिस्ट्री बताई, ये हिस्ट्री में उस तरह का कॉन्टेम्पररी हम परिस्थिति का निरीक्षण अगर करेंगे तो उस समय जो भूमिका अपनी आरएसएस लाइन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक लगी वो उन्होंने ली है। जाति गणना के बारे में भी यही हालत है। ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, 2-3 साल पहले किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और किसान मूर्ख है, गलत है, इनके नेताओं को समझता नहीं है, ऐसे नारे देने वाले, भाषण देने वाले भाजपा के लोगों ने, मोदी ने खुद वो 3 कानून वापस ले लिए। अब उसके बाद 2 साल चले गए, आगे किसानों के सवालों ऊपर कुछ भी हल निकालने की बात नहीं है। जाति गणना भी अभी जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में उनके समझ में आ गया है कि ये वास्तविकता, जैसे वो क्या होता है, चीजों को पहले एक्नॉलेज करना पड़ता है, एडमिट करना पड़ता है कि ये है वास्तविकता।
ये लोग आरएसएस वाले लोग, ये है इनका इतिहास ये है कि जो असलियत है पृथ्वी पर, निसर्ग में, संसार में, उसको छुपाना और उनके लिए जो सहूलियत है उसको आगे बढ़ाना, ये उनका आज तक का धर्म रहा है, आज तक की राजनीति रही है। और इसलिए अब जबकि बिहार के चुनाव सामने आए हैं, बिहार में ऑलरेडी जाति गणना हो चुकी है, तो उनको किस मुंह से वो प्रचार करेंगे। और 100% भाजपा का जो नारा है उनका, वो नीतीश कुमार को दरकिनार करने वाले, बाकी लोगों को करने वाले हैं। तो ऐसे में ये जाति गणना का सिर्फ ऐलान किया है। आगे आगे हम बात करेंगे असलियत में ये क्या करना चाहते हैं, सही में जाति गणना ईमानदारी से करना चाहते हैं, जाति व्यवस्था का जो विषमता है, शोषण है, क्या ये मंजूर करते हैं और इसके ऊपर ईमानदारी से हल ढूंढना चाहते हैं। इन सब सवालों के जब जवाब हम देंगे तो पता चलेगा कि ये कितना बड़ा ढोंग कर रहे हैं। अब तक के कई ढोंगों की तरह ये और एक ढोंगबाजी है, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर प्रदीप माथुर साहब, अभी डॉक्टर संजय बता रहे थे कि बीजेपी जो है वो अपॉर्चुनिज्म, मौका परस्ती के तहत अपने जो है वो गिरगुट की तरह रंग बदलती रहती है। तो ये जो जातिगत जनगणना का फैसला है वो एक ऐसे माहौल में आया जबकि पूरा देश जो है वो युद्ध के मूड में था। लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मीटिंग होगी प्रधानमंत्री मोदी की, उसके अंदर ये बताया जाएगा कि भाई कब जंग हो रही है और कैसे जंग हो रही है और कैसे बदला लिया जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन अचानक वो खोदा युद्ध और अंदर से निकल आई जाति जनगणना। तो ये जो है वो कैसी मौका परस्ती है? नहीं देखिए, ये तो मोदी सरकार की पुरानी रणनीति है कि जब कोई मुद्दा जो है गर्म होता है और इनको लगता है कि उस मुद्दे से इन पर सवाल होंगे, तो ये कोई एकदम से नई चीज कर देते हैं। मतलब ये पहली बार नहीं हुआ है। मतलब कोई मुद्दा है, उस पर बात हो रही है, एकदम से कोई नई चीज आ गई जिससे लोगों का ध्यान बढ़ जाए, लोग उसको डिस्कस करने लगे। तो ये तो इनकी सोची समझी रणनीति है जिसका इन्होंने कई बार यूज किया है। अगर आप देखें तो कई बार हुआ है। वो पिछली बार पार्लियामेंट में एकदम से सडनली वो वन नेशन वन इलेक्शन बिल की बात आ गई, कभी ऐसा हो गया। तो इस वक्त पहलगाम में जो भी कुछ हुआ है वो इससे ये है कि सरकार की नाकामी तो समझ में आती है, भाई इनएफिशिएंसी तो है ही है। वहां पर प्रेसिडेंट रूल है, आर्मी आपके पास है, पुलिस आपके पास है, सब है। और ऐसा इस तरह का मामला हो गया तो ये जवाबदेही तो है ही इनकी, अंडर प्रेशर तो है ही सरकार। पहलगाम के मामले में ये तो कह रहे थे कि हमने सब आतंकियों का सफाया कर दिया है, हालात बहुत अच्छे हो गए हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है, सब है। इसमें यकायक इतनी बड़ी बात हो जाना जो है ये इनकी एक नाकामी तो बताता ही है। और तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो सवालों से ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने इसको नई बात सोचा छोड़ दिया, जो कि इनकी, जैसे मैंने आपसे कहा, इनकी सोची सभी रणनीति है, कोई नई बात नहीं है इसमें। डॉक्टर संजय, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये कोई आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज है या पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक? मुझे नहीं लगता, जैसे मैंने शुरू में कहा और माथुर साहब भी ये कह रहे हैं कि ये इनकी कोई ईमानदारी की लाइन है, ऐसा मानना हमारी बड़ी भूल रहेगी। ये उनकी मौका परस्ती है और इसलिए ये लोग चीजों को भटकाने के लिए इस तरह से वो करेंगे। मेरी मानना ये है कि भारत में जब से हिंदू धर्म पैदा हुआ है तब से जाति व्यवस्था है, तब से जाति व्यवस्था अंतर्गत शोषण है और तब से जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था हिंदू धर्म की है उसी का पूरा रौब जमाने की कोशिश कुछ तत्व करते आए हैं, जिसमें आरएसएस बीजेपी की अगुवाई है। तो इनके लिए वास्तविकता, वो ये जानते हैं कि जाति प्रथा है समाज में, लेकिन जातियों के आधार पर लोगों को सुविधा देना, जातियों की असलियत मंजूर करना, जातिगत विषमता और शोषण इस समाज में है, इसलिए वो दूर करने की राजनीति करने की, दूर करने की भूमिका और दूर करने के लिए प्रयास करने की भूमिका यह आवश्यक है। ये सब आइडियोलॉजिकल चेंज बीजेपी ने घोषित नहीं किया है जब उन्होंने ये जाति गणना की घोषणा की है। वो असल में किस तरह से ये जाति गणना करेंगे, क्या सही में वो जाति गणना होगी या नहीं होगी, सिर्फ सेंसस के साथ जाति गणना करने से सवाल हल होने वाले नहीं हैं। तो बारीकी में ये लोग क्या करना चाहते हैं जब पता चलेगा, और उस तरह से वो जब सेंसस कब करने वाले हैं ये भी घोषणा नहीं है। जब वो करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे और उसकी आंकड़ेवारी ईमानदारी से देंगे या नहीं, और आगे उसको अमल में कैसे लाएंगे,
ये अगर पूरी ईमानदारी से करेंगे तो मैं समझ सकते हैं हम लोग कि भाई इन्होंने कुछ आइडियोलॉजिकल चेंज इनमें आ गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका सीधा साधा जो कहते हैं ना 24/7 दे आर इन इलेक्शन मोड, ऐसा हम जो कहते हैं, वो मोदी साहब ने तो सिद्ध भी कर दिया कि दौड़ के आ गए विदेश से। हमको लगा अरे वाह, पुलवामा के समय तो वो शूटिंग करते रहे थे वहां पर किसी पार्क में, लेकिन इस बार तो ये दौड़ के वापस आ गए, लेकिन भागे बिहार में, खुद बुलाए हुए मीटिंग में नहीं आए। तो ये इनका सीरियसनेस है। तो इस तरह से ये जो घोषणा है वो कोई सीरियस आइडियोलॉजिकल चेंज बिल्कुल नहीं है। ये एक, जैसे मैंने शुरू में कहा, मौका परस्ती है, एक स्ट्रैटेजी है। और असल में जाति गणना, देखिए शब्द एक ही होता है, उसका अर्थ क्या है। हम जिस तरह से जाति गणना का आग्रह कर रहे हैं, जो जाति गणना हमें चाहिए, जिस भूमिका से हमें जाति गणना चाहिए, क्या असल में बीजेपी सरकार ने घोषित की हुई जाति गणना उसी तरह की होने वाली या नहीं, वो जब साफ होगा तो फिर पता चलेगा। और कोई राजनीतिक भूल करने वाले ये लोग नहीं है। तो ये सोची समझी चाल है, बहुत बारीकी से इस पर ध्यान रखना पड़ेगा और इस घोषणा को अब पकड़ के इनको और पुश करते रहना पड़ेगा, यही मैं मानता हूँ। डॉक्टर माथुर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को अब ऐसा लगने लगा है कि ये जो बटेंगे और कटेंगे या आ, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाली लाइन से जो है वो आगे चुनाव नहीं जीते जा सकते, इसलिए बेहतर है कि हम जो है वो लोहिया वाली लाइन पकड़ें, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी संख्या भारी वाली। तो कहीं ये इनकी एक तरह से अपनी शिकस्त का एतराफ तो नहीं है वैचारिक स्तर पर? मैं तो काफी दिनों से कह रहा हूं, वैसे मित्र लोग मेरे बात मानते नहीं है, कि जो हिंदुत्व कार्ड है वो जो है उसकी वैल्यू जो है खत्म हो रही है। ऐसा है, देखिए कोई भी ऐसी तरह का जो सेंटीमेंट है, जो आदमी इमोशंस जगाता है, वो बहुत लंबा नहीं चलता है। तो इमोशंस जो है वो दे आर नॉट ए परमानेंट थिंग। रीजन परमानेंट चीज हो सकता है, ऑब्जेक्टिविटी परमानेंट चीज हो सकती है। जो कोई इमोशनल जो होता है वो जो है क्या कहना चाहिए, टेम्पररी फिनोमिनन होता है। तो हिंदू और हिंदुत्व के नाम पे जो राजनीति हो गई वो धीरे धीरे अब रिलेवेंट होती जा रही है। लोग जो है मुद्दों की बातें करने लगे हैं, तमाम बातें करने लगे हैं। और अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसा मैं कर रहा हूं, पिछले कम से कम नहीं तो मैं देख रहा हूं 4 सालों में, जो जो एंटी मुस्लिम जो इनका था ये लाख चिल्ला है, लेकिन आम जनता में कम होता जा रहा है। जैसे मैं 2 बातें बताऊं जो कि आपको लगेगा कि शायद बड़ी हल्की सी भी हंसी भी आएगी। जो मुगलई फूड है उसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। आप सब कोई सर्वे करा लीजिए किसी भी शहर में। दूसरी बात यह है कि उर्दू जो है, जो कि बिल्कुल दोस्त और दुश्मन दोनों कहते थे कि मरी हुई जबान है, उर्दू शायरी में इंटरेस्ट इस कदर लोगों का बढ़ता जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। अभी दिल्ली में एक लखनऊ का ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक 2-3 दिन शायरी की महफिल हो जाई। मैंने सोचा मैं भी चला जाऊंगा, तो खैर देखा क्या है, तो मैंने कहा कि पता लगा लेता हूँ। पता लगा कि वहां पर जो उन्होंने टिकट रखा था 500 रुपए का रखा था, और सारे टिकट बिक गए थे, टिकट नहीं मिल रहा था वहां पर। ये जो है नया एक जो इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है ये सब। तो देखिए हमारी जो एसेंशियल कल्चर है, जिसमें कि हम लोग मिलकर रहते आए हैं, शेयर्ड वैल्यूज हैं, तो कितने साल से रह रहे हैं, वो जो है क्या कहना चाहिए, जो हार्ड हिंदुत्व लाइन है, हेट मुस्लिम लाइन है, उसको सब्सक्राइब नहीं करता है, वो उसके एक बनी जाता है। तो लोग जो है इमोशनल आउट, उसके बाद जो आउट बस के बाद जो है वो लोग अब पुरानी स्थिति में आ रहे हैं, और इसके साथ हिंदुत्व का कार्ड कमजोर होता चला जा रहा है। और मैं समझता हूँ बीजेपी इसको, इस बात को अच्छी तरह समझती है। तो अब सवाल ये है कि जब हिंदुत्व का कार्ड कमजोर हो रहा है, तो मानी बात है कि उनको पावर अपनी रखने के लिए, अगले इलेक्शन जीतने के लिए कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। इसी बीच में राहुल गांधी ने जो पूरा जोर डाला जनगण इस पे, कास्ट सेंसस पे पूरा जोर डाला, तो अब उनके पास कोई तरीका नहीं था कि इसको जो अपोज किया जाए। अगर इसको अपोज करते तो पूरी तरह साफ हो सकते थे। तो मेरे ख्याल से ये वाली जो उनकी है सेव अवर सोल्स स्ट्रेटेजी है, जो कि उन्हें मजबूरी में लेनी पड़ी, क्योंकि अदरवाइज तो जहां तक हम सब जानते हैं कि जो आरएसएस का कैरेक्टर है वो जो है सिर्फ सवर्ण हिंदू का है। दे आर नॉट फॉर एनीथिंग लाइक equality, sharing cake with I mean all sections of even Hindu society, what to say of our secular society. तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने ये अंडर प्रेशर लिया है ये डिसीजन, और ये पता लगाता है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं बड़ा गहरा सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो रहा है अपनी ग्राउंड लेवल सपोर्ट के बारे में। डॉक्टर संजय, मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहता हूँ। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि अंग्रेजों ने सेंसस शुरू किया, उसमें कास्ट का जो है वो कॉलम रखा, और वो लोग बहुत लंबे अरसे तक ये काम करते रहे, लेकिन आजादी के बाद ये सिलसिला बंद हो गया। तो अंग्रेजों ने ये क्यों शुरू किया और आजादी के बाद ये क्यों बंद हुआ, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए
अंग्रेजों की जो राजनीति थी वो अलग थी। उनको सिर्फ जो उनकी कॉलोनी के तहत भारत के जो नैसर्गिक संसाधन हैं, भारत की जो पूंजी है, वो अपने काम के लिए लाने के लिए जो भी करना था, उसके लिए वो यहाँ आए थे। और वो भारतीय जनता चुपचाप से अगर मानती है, तो बाकी उनके जो भी मुद्दे हैं, उसके लिए उनके लिए वो तैयार रहते थे। और इसलिए कि जब उन्होंने समझ लिया यहाँ आने के बाद या उसके पहले भी कि भारत में ये हिंदू धर्म में जाति प्रथा है, अलग-अलग जातियों के अलग-अलग तरीके हैं और उनके कुछ आग्रह है, तो जितना उनको संभव था वो उन्होंने दिया, किया। और उसी सिलसिले में जब जो भी सेंसस बन रहा था उसमें जितनी डिटेल में स्टैटिस्टिक्स जमा करना संभव था उन्होंने उतना किया, जो उनके उस समय के राजनीति के लिए या कल्याण नीति के लिए, जो भी, यानी कॉलोनीज में यहाँ के लोगों के लिए कई सारी चीजें उन्होंने की, उसमें वो उनके लिए सुविधा थी। आजादी के बाद जब भारत की सरकार यहाँ आई और उन्होंने ये सेंसस का काम आगे बढ़ाया। देखिए, सेंसस किस लिए किया जाता है? हर 10 साल ये जो गणना होती है, वो इसलिए होती है कि समाज में परिस्थिति में कितना बदलाव आया, किसानी में क्या हो रहा है, एजुकेशन में क्या हो रहा है, हेल्थ सिस्टम में क्या हो रहा है, उसके फायदे जनता को कितने मिल रहे हैं, जनता की माली हालत में क्या बदलाव आ रहा है, आज के परिस्थिति में हमारे समक्ष कौन से सवाल है, किस चीज के लिए हमने ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में शासन प्रशासन को एक अवगत कराने के लिए सेंसस हेल्प्स, इट हेल्प्स। तो इस लिहाज से ये सेंसस की प्रक्रिया महत्वपूर्ण रहती है और ये आंकड़े सरकार को अपनी भूमिका बनाने के लिए कारगर रखे या माने जाते हैं। तो उस लिहाज में ये जातिगत जनगणना की अब आवश्यकता नहीं है। हम आर्थिक स्तर पर जो सेंसस से निकलेगा उस लिहाज से भूमिकाएं तय करेंगे। इस तरह की कुछ सोच आई और ये जाति का जो रिकॉर्ड है वो शायद बंद हुआ। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिसका जिक्र आपने किया, समाजवादी पार्टी के डॉक्टर लोहिया ने पिछड़ापा में 100 में 60 ये जो भूमिका ली, उसके पहले डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाते समय संविधान में जो प्रावधान रखे कि यहाँ पर कुछ अनुसूचित जातियां है, अनुसूचित जनजातियां है, पिछड़ेपन है समाज में और उसको दुरुस्त करना है, सही में लोकतंत्र और समता लानी है, तो कुछ अलग से प्रावधान बनाने पड़ेंगे और वो बनाते समय ये सेंसस के आंकड़े हमें काम आएंगे। इस भूमिका से ये प्रक्रिया चलाई जाती है और ये आंकड़ों की हमें जरूरत नहीं। ये एक तरीका बीजेपी ने दिखाने की कोशिश की कि कोविड का नाम लेते हुए 2021 में जो ड्यू था सेंसस, वो अब 4 साल हो गए, अभी तक वो तय नहीं कर रहे। अभी ये जातिगत जनगणना तो जाहिर कर दी 4 दिन पहले, लेकिन वो कब करने वाले हैं सेंसस, अब तक उनको ठिकाना नहीं है। तो ये रणनीति और राजनीति हमने समझ लेनी चाहिए। डॉक्टर माथुर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 2011 की जो सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, उसके अंदर ये चीज शामिल कर ली गई थी, लेकिन बाद में ये कहा गया कि इसको एक कमेटी के हवाले करो और इसकी कमेटी जो है वो इन आंकड़ों को देखे, और वो आंकड़े 2016 में सरकार के पास आ गए। तो 2016 में सरकार के पास जातिगत जनगणना के आंकड़े आ गए, लेकिन मोदी सरकार ने उसको प्रकाशित नहीं किया। तो बजाय इसके कि अब आगे होगी, कब होगी, इसलिए कि कोई टाइमलाइन भी इन्होंने नहीं बताई, तो वो सब प्रक्रिया से पहले ये वो 2011 में जो जनगणना हुई थी और 2016 में जो उसके आंकड़े फाइनल हुए हैं, वो लोगों के सामने क्यों नहीं लाते ये, और उसकी बुनियाद पर जो है आगे कल्याणकारी जो प्लानिंग है, जो स्कीमें हैं, वो क्यों नहीं बनाते? मैं आपकी बात पे आऊंगा, लेकिन इससे पहले वो जो आपने जो सवाल डॉक्टर गोपाल से पूछा था उसके बारे में मैं एक लाइन आपको कहना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि अंग्रेजों ने जब जाति गणना की बात करी तो उनका सीधा सीधा मामला था कि वो अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि सारे हिंदुस्तानी एक साथ आए और उनकी कॉलोनियल शासन को चुनौती दें।
लेकिन जब आजादी के बाद जब हम लोगों ने जातिगत जनगणना की बात खत्म करी तो उस वक्त एक दूसरी बात थी। उस वक्त आजादी के संघर्ष में विजय से उपजा हुआ एक आदर्शवाद था और हमको लगा कि हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें हर आदमी बराबर होगा, हर एक को समान अधिकार मिलेंगे और हर एक का के इंटरेस्ट जो है उनको कर ख्याल रखा जाएगा। इसीलिए मतलब ये हुआ कि भाई जो SC ST है, जो कि समाज का एक बिल्कुल ऐसा वर्ग था, उसको तो आरक्षण दिया जाए और सब लोग जो है किसी को ना दिया जाए, क्योंकि उनको समान अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के और अपनी क्षमता के हिसाब से ऊपर उठेंगे। लेकिन जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ता गया, आपने देखा क्या कि समाज में जो बड़े पदों पे बैठे हुए बड़े जातियों के लोग थे, उन्होंने एक ऐसा अपना वर्चस्व बना लिया कि उन्होंने जो विकास हुआ उसकी जो समझिए उसके फल जो थे विकास की जो वो थी वो नीचे तक नहीं जा रहे थे, उसको खुद ही समझ लिया उन्होंने आपस में, और दे बिकेम अ वॉल बिटवीन डिस्पर्सल ऑफ गुड एंड अदर थिंग्स। तो इस वजह से ये हुआ कि भाई ये हुआ। अच्छा, ये वाले जो बात हुई जिसमें कि क्या कहना चाहिए हमारा उच्च वर्ग जो है वो सारे संसाधनों में बैठा रहा, वो जब हमारा ग्लोबलाइजेशन की इकोनॉमी आई 80 के 19 दशक में, चीज और तेजी से आगे बढ़ी और जो देश के बड़े रईस थे वो रईस होते चले गए और जो बेचारे पिछड़े थे वो पिछड़े चले गए। इसलिए मतलब यह है कि जो पूरी भावना थी संविधान के वक़्त और बाद की आजादी वक्त के सबका समान विकास होगा, वो बात नहीं हो पाई। इसलिए फिर दोबारा जातिगत जनगणना की बात जो है फिर उठी है और मैं समझता हूँ कि ये ठीक है, क्योंकि जब तक हमको विभिन्न जातियों की आर्थिक स्थिति का पता नहीं लगेगा हम उनके लिए कुछ वो नहीं ले पाएंगे, क्या करना चाहिए, कोई रेमेडियल मेजर्स नहीं ले पाएंगे। तो ये बात मैं उसके बारे में कहना चाहता था। आप क्या पूछ रहे थे? मैं भूल गया, आपने क्या कहा था? तो यही बात पूछ रहा था मैं। अभी मैं आगे जाता हूँ इनके पास, डॉक्टर संजय के पास। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि राहुल गांधी ने पहले जो है वो भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उसके बाद उसके अंदर जब उसका दूसरा संस्करण आया तो उसके अंदर भारत जोड़ो न्याय यात्रा यानी न्याय का शब्द बढ़ाया गया और उसके बाद से राहुल गांधी जो है वो जातिगत जनगणना पर जो है वो बहुत ज्यादा जोर देने लगे और फिर वो बहुत बड़ा इलेक्शन का भी इशू बन गया। तो क्या वो जो न्याय के शब्द का जो है वो इजाफा था भारत जोड़ो यात्रा में, और जो संसद के अंदर राहुल ने कहा था कि ये आपको मानना ही पड़ेगा, आप नहीं मानेंगे तो फिर आपके बाद वाला प्रधानमंत्री ये काम करेगा और ये होके रहेगा वगैरह वगैरह, तो क्या इन सारी चीजों का इस फैसले में, निर्णय में कोई योगदान है आपके ख्याल? ये मैं मानता हूं, जो आपने कहा ये सही है, लेकिन जैसे राहुल गांधी का जो प्रेशर लगातार और मानो एक नस पकड़ ली थी राहुल गांधी ने उनके यात्रा के दौरान, या उनका जो भी अनुभव अभ्यास भारतीय समाज के बारे में उन्होंने किया हो, उससे ये एक नस उनको ठीक समझ में आई थी कि भारत में जो शोषण है, जो गैर बराबरी है, जो विषमता है, जो अन्याय है, जो पीड़ा है, जो गरीबी है, उसका एक महत्व का कारण ये जातिगत विषमता है। और जब तक हम इसका इलाज नहीं ढूंढेंगे तब तक भारत में सही मायने में संविधान ने दिया हुआ लोकतंत्र और समता और समाजवाद नहीं आएगा। ये भूमिका इनके पूरे दिमाग में बैठ गई और खुले दिल से, खुले तरीके से जो भी मंच मिलेगा, जो भी मौका मिलेगा, वहां बार बार उन्होंने ईमानदारी से इस बात को रखने की कोशिश की। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसका मूल है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और लोहिया, इसका मूल है फुले, अंबेडकर और शाहू की परंपरा। जातिगत विषमता को देखते हुए पिछड़े के लोगों के लिए विशेष प्रावधान की आवश्यकता, और वो प्रावधान कितने देने हैं वो तय करने के लिए उनकी आंकड़ेवारी। और ये समझ में आने के बाद राहुल गांधी ने बहुत ईमानदारी से ये बात पिछले 2-4 साल से लगातार रखी है। लेकिन मैं जैसे आरएसएस और बीजेपी के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहा हूं, कांग्रेस का भी शुरू का जो इतिहास रहा है वो बहुत कोई अच्छा रहा नहीं है। खुद राहुल बताते हैं कि हमारे बीच में आरएसएस वाले लोग हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो जातिगत विषमता पोषक जो मनोवृत्ति है वो सरमाएदार प्रवृत्ति है और वो अलग अलग दलों में है, कांग्रेस में भी रही है। लेकिन आज राहुल गांधी बहुत ईमानदारी के साथ इस बात को बढ़ा रहे हैं और जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने संसद में भाषण में रखा था कि हम ये लाके रहेंगे, इसी सेशन में लाके रखेंगे, तो ये एक तरह से साबित हुआ, करना पड़ा मोदी को, और उसका पूरा क्रेडिट राहुल को है। लेकिन आप जानते होंगे कि अब पिछले 4 दिनों से कुछ सर्वे शुरू हो गया है कुछ लोगों का, और क्या मोदी जी ने बहुत अच्छा धोरण लिया है या नहीं, इसके पूरे हकदार मोदी है ना या नहीं,
दबाव के बाद भी जो निर्णय लेते हैं उस सत्ताधारियों को इसकी फायदा देने की कोशिश होती है। लेकिन आज की हालात में, अभी की हालात में, पिछले 2-4 साल में राहुल गांधी ने और हमारे जैसे सामाजिक संगठन के लोगों ने जिस तरह से इस बात को बार-बार रखा, उसी के चलते ये दबाव आया। लेकिन पॉलिटिकल आखिरकार निर्णय जो होता है वो पॉलिटिकल दबाव के चलते इस बार संसद में विपक्ष का जो ताकत बढ़ी है, राहुल के पीछे विपक्षी की जो बड़ी ताकत है और जिस तरीके से दो पार्टियों ने समर्थन दिया है, आगे चलकर इसी संसद में कुछ गड़बड़ हो सकती है और पासा पलट सकता है, ये भी डर हो सकता है बीजेपी के मन में। तो ये पूरा दबाव जो विपक्षी दलों का राहुल ने खड़ा किया है संसद में और लगातार लोगों के हित की बात, फिर वो अदानी अंबानी का विरोध हो या कास्ट सेंसस की बात हो, देखिए राजनीति में जिस बात को खुले दिल से रखना ये कंफर्टेबल नहीं माना जाता है, ऐसी चीजें राहुल कर रहे हैं, तो उसका जरूर दबाव इस निर्णय में पड़ा है। बिल्कुल। डॉक्टर माथुर, आपसे आखिरी प्रश्न ये है कि अभी जो अहमदाबाद में कांग्रेस की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, उसमें राहुल गांधी ने एक बात कही थी जो बहुत चौंकाने वाली थी कि हम जो है वो ब्राह्मण, मुस्लिम और दलितों के पीछे भागते रहे और सारा ओबीसी समाज उनके साथ चला गया। अब इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये पूछना चाहता हूं कि मोदी जी की जो मानसिकता है उसके बारे में हम लोग भी कहते रहे, आप भी कहते रहे कि वो किसी की मानते नहीं है। उनसे अगर कोई काम कराना हो तो उसका तरीका ये है कि उसका उल्टा बोलो तो वो जो है वो उसका उल्टा करेंगे तो आपकी बात मानी जाएगी। तो इस तरह की मानसिकता का आदमी जो है वो एक ऐसा फैसला कर लेता है कि जिसकी मांग जो है वो विपक्ष का लीडर और न केवल अकेले राहुल गांधी बल्कि अखिलेश यादव, तेजस्वी और सारा विपक्ष जिसको ये मांग कर रहा है, उसके आगे अचानक मोदी जी का झुक जाना, ये किस बात का संकेत है? आपके प्रश्न का बड़ा सीधा और एक छोटा सा जवाब है। जवाब है बिहार के चुनाव, मतलब इसका सीधा जवाब ये है और कुछ बड़ी भारी बात ही नहीं है। मोदी जी जो है वो चुनाव के बारे में वो पूरे सोचते रहते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं और चुनाव उनके दिमाग पर रहता है क्योंकि चुनाव से ही शक्ति मिलती है उनकी पार्टी को। तो इसलिए वो इस वक्त उनके दिमाग पर सबसे बड़ी चीज जो बिहार का चुनाव है। और मेरी बात को आप इस तरह और समझ सकते हैं कि जैसे वो सऊदी अरब से आए दौरा शॉर्ट करके और जैसा भी डॉक्टर साहब भी बताए सीधे बिहार में चले गए, वहां रोज चुनाव की रैली करी, अगले दिन ये अनाउंस हो जाता है। तो इस वक्त मोदी जी के दिमाग में सिर्फ चुनाव है और किसी भी हालत में वो बिहार का चुनाव जीतना चाहते हैं, ये उनकी बात है। तो लार्जर इम्प्लीकेशन जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष क्या करेगा, उसका लोगों पे क्या इंप्रेशन होगा, राहुल गांधी को फायदा होगा या नहीं होगा, अखिलेश को क्या होगा, ये सब उन्होंने नहीं सोचा है। उनको सीधे मतलब ये है वो जैसे कहा जाता है ना अर्जुन को क्या दिखाई देता था उसको मछली की आग की दिखाई देती, ऐसे उनको चुनाव दिखाई दे रहा है। और सारा ये निर्णय है जो कि काफी चौंकाने वाला है, सिर्फ बिहार के चुनाव के मद्देनजर रखा है। और इसीलिए जब डॉक्टर गोपाल कह रहे थे तो मैं उनकी बात का वही समर्थन कर रहा था कि मोदी जी इस फैसले के बारे में कितना ईमानदार है और कितनी क्या कहना चाहिए ईमानदारी से इसको लागू करते हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ इसी को समझ करके राहुल गांधी ने आप ये भी कहा है कि आप सब ये तो ले आए, अब आप आरक्षण की सीमा भी खत्म करें, मतलब, और ये जो है और भी फंसने वाली बात हो जाएगी। तो ये जो उसका प्रेशर जो होगा उसके अंदर इनको कम से कम अगर ये कास्ट सेंसस की बात को ईमानदारी से निभाना होगा। लेकिन ये है कि जो भी होता है, जैसे भी होता है, कितना निपटा है कितना नहीं निपटा, सबका सीधा सीधा मतलब बिहार के चुनाव से। हाँ, तो दोस्तों हम जो है वो जातिगत जनगणना पर बातचीत कर रहे थे। इसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, इसका क्या वैचारिक प्रभाव पड़ सकता है और आगे चुनाव पर या लोगों के सोच पर या लोगों के कल्याण पर इसका क्या असर पड़ सकता है। हम अपने दोनों मेहमानों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने समय निकाला। हम आगे भी आपसे इस तरह के विषय पर बात करते रहेंगे। धन्यवाद। जिंदाबाद।